हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूजीसी नेट 2024 दिसंबर में जो पेपर होने वाला है उसके लिए पेपर फर्स्ट की तैयारी। तो पेपर फर्स्ट में पहले हम कुछ थ्योरी क्लास लेंगे। थ्योरी क्लास आपके लिए देखो, कंटेंट पहले स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको बेसिक समझ नहीं है, कंटेंट की ही समझ नहीं है, कंटेंट आपको समझ में नहीं आया, तो फिर प्रैक्टिस भी करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। प्रैक्टिस जब ही होती है और प्रैक्टिस वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो तभी समझ में आते हैं जब आप पहले कंटेंट की रीडिंग कर चुके होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये डिसीजन लिया है। अभी पहले मैं आपको कुछ थ्योरी क्लासेस दूंगी, साथ में हमारी प्रीवियस क्लासेस, प्रीवियस जो पेपर हैं उनकी भी रिवीजन चलेगा। लेकिन पहले मुझे लगता है आप वैसे भी जो भी बच्चे देखें वो प्लीज़ बता देना मुझे। आप जो भी सजेशन देंगे हम उसी हिसाब से क्लास लेंगे कि आप किस तरीके से तैयारी करना पसंद करते हैं। क्या आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं या फिर आप थ्योरी पढ़ चुके हैं, आप केवल रिवीजन करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो थ्योरी भी, वैसे कुछ क्लासेस तो मैं थ्योरी की ज़रूर लूँगी, साथ में हम वो क्वेश्चन पेपर भी कर लेंगे, क्योंकि थ्योरी भी बहुत ज़रूरी होती है। जो न्यू बच्चे हैं, बिगनर बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। और प्लीज़ उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी बच्चे देखें, जिन्होंने पहले सब्सक्राइब कर लिया अच्छी बात है, उनको दिल से धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप अपना थोड़ा सा एक आपकी ड्यूटी बनती है कि आप किसी को कुछ, कोई आपको कुछ दे रहा है तो आप बदले में उसको थोड़ा बहुत कुछ दे दें। तो बस बदले में यही है कि आप, बहुत खुशी होती है कि आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है। तो बस ये हो गई मेरी तरफ से ये बात। बाकी आगे आपका मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगी। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। ई शिक्षा बढ़ाने हेतु सरकार के प्रयास, जो हमारी यूनिट फर्स्ट है पेपर फर्स्ट की, उसके यहाँ पर मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं वो यहाँ पर पॉइंट रखे हैं। तो ई शिक्षा आप समझते हैं क्या होती है। जैसे कि अब जो आप पढ़ रहे हैं ये एक तरीके से ई शिक्षा ही है। क्या ये ई शिक्षा है? तो इसके इसको बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए गए हैं तो देख लेते हैं हम। यहाँ पर स्वयं, यहाँ पर जो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म है स्वयं के नाम से शुरू किया है। तो स्वयं में क्या होता है, इसकी स्पेलिंग भी याद रख लेना, क्योंकि स्पेलिंग से ही इसकी जो फुल फॉर्म है वो बनती है। तो स्वयं में क्या है? स्वयं SWAYAM, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये इसकी फुल फॉर्म आप अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और ये किसके लिए है? यह एक एकीकृत मंच है। जो स्वयं है ये एक एकीकृत मंच है जो 9वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक, 12वीं कक्षा तक और स्नातकोत्तर स्तर तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। 9th से 12th तक जो स्कूलिंग शिक्षा है उसके लिए भी, और स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट तक के स्तर के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम क्या करता है? प्रदान करता है। एनसीईआरटी कक्षा 9th to 12th तक के लिए 12 विषयों में, कितने विषयों में? 12 विषयों में स्कूली शिक्षा हेतु बड़े पैमाने पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का मॉड्यूल विकसित कर रहा है। तो स्वयं का जो वर्क है उसका क्या काम है ये आपको याद रख लेना है, उसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इतना याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी। तो राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का क्या काम है? भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी एक एकल खिड़की खोज सुविधा के तहत, सीखने के संसाधनों के आभासी भंडार का एक ढांचा विकसित करने की परियोजना है। तो राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी से तो आप समझते ही हैं, लाइब्रेरी में क्या होता है? जो बुक्स का भंडार होती है ना, जहाँ पर कोई भी बच्चा अपनी इच्छा से पढ़ सकता है। वहाँ पर कोई भी जो भी वो बुक पढ़ना चाहे, जिसकी भी वो तैयारी करना चाहे, वो बैठकर वहाँ पर आराम से पढ़ सकता है। तो ये होती है, ये ऐसी एक डिजिटल लाइब्रेरी है। जैसे कि जो आप फ़ोन पर ही एक लाइब्रेरी खुल करके आती है और उसमें जो आप पढ़ना चाहें वो
पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से यहाँ 3 करोड़ से भी अधिक डिजिटल संसाधन उपलब्ध हैं। ये ध्यान देना कि इसके माध्यम से जो राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरीज के माध्यम से यहाँ पर 3 करोड़ से भी अधिक डिजिटल संसाधन उपलब्ध हैं। लगभग 20 लाख सक्रिय उपयोगकर्ताओं के साथ 50 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने इसमें अपना पंजीकरण कराया है। मतलब पंजीकरण जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उनकी संख्या 50 लाख से अधिक है। ठीक है, और जो बच्चे लगातार रेगुलर इस पर एक्टिव हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो 20 लाख है। 50 लाख बच्चे टोटल हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अब तक कराया है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कुछ दिन पढ़ते हैं, फिर चले जाते हैं। ठीक है, उनको या तो समझ में नहीं आता या फिर उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से 20 लाख लोग हैं जो एक्टिव हैं इसके ऊपर, तो इसका ध्यान रख लेना आप। स्पोकन ट्यूटोरियल, स्पोकन ट्यूटोरियल क्या है? विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता को बेहतर बनाने के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर 10 मिनट के ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल्स उपलब्ध हैं। विद्यार्थियों को रोजगार क्षमता को बेहतर बनाने के लिए, देखो आप जानते हैं कि आजकल की जो स्कूलिंग मतलब जो शिक्षा है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि बच्चा आगे जाके फ्यूचर में एक अच्छा नागरिक तो बने ही बने, साथ में वो कोई अपना प्रोफेशन भी चुन ले। और मुझे तो लगता है आज के टाइम पर जो शिक्षा है ना, उसका मेन उद्देश्य है एक अच्छा मतलब प्रोफेशन चुनना ही है। मतलब उसको नौकरी मिल जाए एक अच्छी सी पढ़ लिख करके और उसकी लाइफ सेट हो जाए। तो ये क्या होता है, स्पोकन ट्यूटोरियल पर 10-10 मिनट के ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल क्या हैं, उपलब्ध हैं रोजगार क्षमता को बेहतर बनाने के लिए। यह सभी 22 भाषाओं की उपलब्धता के साथ ऑनलाइन संस्करण है जो स्वयं सीखने के लिए बनाया गया है। यह बिल्कुल निःशुल्क सॉफ्टवेयर है, ये भी ध्यान रख लेना। तो इसमें आप ध्यान देना कि ये 22 भाषाओं में, ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, 22 भाषाओं की उपलब्धता है इसके अंदर। स्पोकन ट्यूटोरियल 22 भाषा, आप जानते हैं जो हमारा संविधान है उसमें 22 भाषाओं की 22 भाषाओं को क्या दी गई है, मान्यता प्रदान की गई है हमारे भारत की 22 भाषाओं को। ठीक है, तो इसमें 22 भाषाओं में सारी की सारी भाषाओं में यहाँ पर मिल जाएगा मैटर। ठीक है, इस परियोजना में लगभग 2000 कॉलेज के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भाग लिया है, ये भी ध्यान रख लेना। जो ये स्पोकन ट्यूटोरियल परियोजना है इसके अंदर 2000 कॉलेज के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने इसमें क्या ले रखा है, भाग लिया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी, और सिर्फ समझना ही नहीं है, इनको अच्छे से याद भी करना है। ठीक है, क्योंकि ताकि आप पेपर अपना बार बार मेहनत करने से अच्छा है कि आप एक ही बार अच्छे से मेहनत कर लो और सफल हो जाओ। ठीक है, कई साल लगातार लगे रहने से अच्छा है कि आप एक साल बिल्कुल अपने आप को बंद करके और अच्छे से पढ़ाई कर लो, तो आपको सफलता मिल जाएगी। तो आगे आता है यहाँ पर हमारा स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा का क्या है, यह 24 × 7 का मतलब होता है पूरे 7 दिन और 24 आवर्स। ठीक है, मतलब 24 घंटे ये चलती है। इस आधार पर देश में सभी जगह डायरेक्ट टू होम DTH की फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट टू होम के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने की एक पहल है। आया समझ में? 32 उच्च गुणवत्ता वाले हाई क्वालिटी वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करना इसका क्या है, स्वयं प्रभा का उद्देश्य है। इसमें पाठ्यक्रम आधारित पाठ्य सामग्री होती है जो विविध विषयों को कवर करती है। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं 9th 10th 11th 12th वाले जो बच्चे हैं, उनके पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्य सामग्री यहाँ पर प्रदान की जाती है जो अनेक मतलब कई सब्जेक्ट को कवर करती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य गुणवत्ता वाले शिक्षक संसाधनों को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना है जहां इंटरनेट की उपलब्धता अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इनको याद कर लेना। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को देखो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब जब नहीं करते हैं ना, और बच्चे नहीं देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, देखने के बाद भी बार बार मतलब कहने पर भी लाइक नहीं करते, तो अच्छा नहीं लगता। मतलब अंदर से ना वो मोटिवेशन है ना, वो ख़त्म होता चला जाता है कि अरे रहने दो, क्या ज़रूरत पड़ रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की क्लास आपको और मिलती रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे आता है हमारा वर्चुअल लैब। वर्चुअल लैब में क्या होता है, इस प्रोजेक्ट का उपयोग प्राप्त ज्ञान की समझ का आकलन करने, आंकड़े एकत्रित करने और सवालों के उत्तर देने के लिए पूरी जगह से इंटरएक्टिव सिमुलेशन एनवायरनमेंट विकसित करना है। वर्चुअल लैब का मतलब क्या है कि इस प्रोजेक्ट का उपयोग प्राप्त ज्ञान, हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसकी समझ का आकलन करना, ठीक है, आंकड़े एकत्रित करना और सवालों के उत्तर देने के लिए
अगर हम कोई क्वेश्चन जैसे गूगल वगैरह होता है, हम उस पर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है। ठीक है, पूरी जगह से इंटरएक्टिव सिमुलेशन एनवायरनमेंट विकसित करना। इंटरएक्टिव का मतलब होता है कि बच्चे और टीचर दोनों के बीच में इंटरेक्ट हो, यानी कि दोनों एक दूसरे से सवाल जवाब कर सकें, उसको बोलते हैं इंटरएक्टिव, अंतरक्रिया। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1800 से भी अधिक प्रयोग के साथ लगभग 225 ऐसी प्रयोगशालाएं संचालित हैं और 15 लाख से भी अधिक विद्यार्थियों को ये लाभ प्रदान कर रही हैं। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या है, वर्चुअल लैब के अंतर्गत 1800 से भी अधिक प्रयोग के साथ लगभग 225 लगभग प्रयोगशालाएं क्या हैं, संचालित हैं, वर्चुअल लैब चल रही हैं अभी देश के अंदर, और 15 लाख से भी अधिक विद्यार्थियों को ये क्या कर रही हैं, लाभ प्रदान कर रही हैं। ये जो डाटा होता है ना, इसमें 1800, 2000, 10,000, 20 लाख, 50 लाख, इनको जरूर याद कर लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे आता है हमारा ई यंत्र। ई यंत्र में क्या होता है, ये भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज एवं एवेंडेंट सिस्टम और रोबोटिक पर प्रभावी शिक्षण को सक्षम करने की एक परियोजना है। ई यंत्र का क्या है कि ये भारत में इंजीनियरिंग जो कॉलेज हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज एवं एम्बेडेड सिस्टम और रोबोट अभी आपने देखा होगा देश में, मतलब एक दो रोबोट हैं जो बना करके तैयार किए गए हैं, जिनको स्कूल्स वगैरह में भी जिनका डेमो करवाया गया है एक तरीके से, है ना, बच्चों से वो कैसे बात करते हैं, कभी देख लेना वीडियो, यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएंगी। तो उस रोबोटिक पर प्रभावी शिक्षण को सक्षम करने की एक परियोजना है ई यंत्र के द्वारा। शिक्षकों और विद्यार्थियों को प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से एवेंडेंट सिस्टम और प्रोग्रामिंग की मूल बातें इसमें सिखाई जाती हैं। ई यंत्र के द्वारा क्या होता है, जो शिक्षक और विद्यार्थी हैं उन दोनों को, ये किसके लिए, दोनों के लिए है, टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए है, प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से, मतलब उनको एक तरीके से क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, मूल बातें सिखाई जाती हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर ई शिक्षा की विशेषताएं। तो ई शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता है कि छात्र अपनी सहूलियत के अनुसार कहीं भी किसी भी समय पर पढ़ाई कर सकते हैं। देखो अब ये क्या है, ई शिक्षा आप जो अभी मतलब वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या किसी और ऐप के या किसी के भी माध्यम से अगर आप अपनी पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यही होती है, उसको आप जब देखना चाहें तब देख सकते हैं। अभी आप इसको देखना चाहते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, आप 2 दिन बाद देख सकते हैं, 4 दिन बाद, 1 महीने बाद, रात को, दिन को, जब आपका मन करे तब देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है ई शिक्षा। ऑनलाइन शिक्षा का सबसे बड़ा फायदा यही है, जबकि स्कूल्स में ऐसा नहीं होता। अगर स्कूल कॉलेज में आप पढ़ोगे या ऑफलाइन कोचिंग वगैरह आप लोगे तो उसकी सबसे बड़ी जो मतलब ये कहते हैं ना, वो फॉर्मल होता है, उसमें तो टाइमिंग होती है, मतलब एक टाइम लिमिट है। अगर आप टाइम पर उसमें जाएंगे और टाइम से पढ़ेंगे तो ही सही है। टाइम के मतलब एक टाइम है ना पढ़ाने का, टीचर्स ने एक लेक्चर ले लिया और आप उसमें पहुँचे ही नहीं, बाद में पहुँचे, तो लेक्चर आपके लिए दोबारा थोड़ी ना लिया जाएगा, और ना ही आप उन चीज़ों को दोबारा से पढ़ सकते हो। उन चीज़ों को आप टीचर्स के माध्यम से कभी नहीं सुन सकते फिर दोबारा। ठीक है, तो ये होती है ऑफलाइन में और ऑनलाइन में, यही अंतर होता है, यही ई शिक्षा है। ई शिक्षा के माध्यम से छात्र वेब आधारित स्टडी मटेरियल को अनिश्चित काल तक एक्सेस कर सकते हैं और बार बार देखकर इसके जटिल पहलुओं को समझ सकते हैं। मान लीजिए अभी ये क्लास आप पढ़ रहे हैं और आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया, तो आप इसको आगे पीछे करके भी देख सकते हैं, 2 बार 4 बार भी देख सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ई शिक्षा पर्यावरण की दृष्टि से भी काफ़ी लाभदायक होती है, क्योंकि यहाँ जानकारी को किताबों की बजाय ऐप या पोर्टल पर स्टोर किया जाता है। देखो आप अगर, वैसे तो सभी जानते ही होंगे कि जो किताब होती हैं, किताबों के जो पेजेस वगैरह हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं, तो पेड़ों की कटाई होती है तब उनसे बनते हैं, पेड़ों की छाल से और उनसे बनाई जाती हैं किताबें। जो पेपर बनता है, जो कागज़ बनता है, वो कहाँ से बनता है, पेड़ों से बनता है। ठीक है, और अगर ये ऑनलाइन की ये सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें किताबों का यूज नहीं होता, तो इससे हमारे पेड़ों का जो अंधाधुंध कटाई है वो भी थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो कम होती ही होगी, है ना। तो किताबों की बजाय ऐप या पोर्टल पर, यानी कि ऑनलाइन है, इसमें कुछ किताबों की ज़रूरत नहीं है, कागज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ई शिक्षा के माध्यम से छात्र नए कौशल सीखने पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, मतलब नई नई टेक्निक इसमें सीख सकते हैं। ई शिक्षा इंटरनेट और कंप्यूटर कौशल का ज्ञान
विकसित करता है जो विद्यार्थियों को अपने जीवन और करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। ई शिक्षा से अगर आप मतलब देखो इसमें अगर किसी को फ़ोन चलाना नहीं आता है और उसको इससे पढ़ाई करनी है तो उसको थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो सीखना ही पड़ेगा और धीरे धीरे वो सब कुछ सीख जाता है। ठीक है, तो जो कि उसके आगे करियर के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। ठीक है, ई शिक्षा की राह में चुनौतियाँ। तो ई शिक्षा ऑनलाइन शिक्षा में जो भी चुनौतियाँ हैं, जो प्रॉब्लम आती हैं, जो दिक्कतें हैं, वो क्या हैं? बिना आत्म अनुशासन या अच्छे संगठनात्मक कौशल के अभाव में विद्यार्थी ई शिक्षा मोड में की जाने वाली पढ़ाई में पिछड़ सकते हैं। यानी कि बच्चों को देखो, चाहे वो बैठ कर पढ़े, लेट कर पढ़े, खाते हुए पढ़े, है ना, मतलब कुछ भी करते हुए पढ़ रहा है, उसमें एक अनुशासन की कमी हो सकती है क्योंकि सामने टीचर तो रहता नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि बच्चे क्या कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। बस हमने तो देखो क्लास बनाई, डाल दी, अब पता नहीं आप बच्चे कैसे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, किस तरह से आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें कई बार इंटरेक्शन की कमी हो जाती है। तो एक बिना आत्म अनुशासन के बच्चे क्या होते हैं, पिछड़ जाते हैं, उनमें एक अनुशासन वाली चीज़ें नहीं आ पाती। खराब इंटरनेट कनेक्शन या पुराने कंप्यूटर पाठ्यक्रम एक्सेस करने वाली सामग्री को निराशाजनक बना सकते हैं। अगर आपके पास का इंटरनेट जो है इंटरनेट की अच्छे से सुविधा नहीं है तो क्या होता है, हम बार बार उस ई शिक्षा मतलब ऑनलाइन शिक्षा को अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाते। भारत में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव है और इंटरनेट की कम गति यानी कि स्लो चलता है इंटरनेट, उसकी वजह से ई शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा आती है। ठीक है, ये सबसे बड़ी चुनौती है, ध्यान रख लेना। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ पर नहीं है। वर्चुअल क्लासरूम में प्रैक्टिकल या लैब वर्क करना मुश्किल होता है। जो वर्चुअल क्लासरूम है यानी कि जो ऑनलाइन शिक्षा आप पढ़ रहे हैं उसमें प्रैक्टिकल या लैब वर्क करना तो मुश्किल ही होता है। अगर आप कुछ मतलब सामने बैठ करके जो टीचर सिखा सकता है, प्रैक्टिकल आपसे करवा के देख सकता है चीज़ों को, वो आप वर्चुअल लैब में नहीं कर पाते। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की भांति विद्युत अव्यवस्था का काफ़ी अभाव है जो कि ई शिक्षा में रुकावट बनता है। आप देख रहे होंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर विद्युत की मान लीजिए या फिर मतलब इंटरनेट की भी, ठीक है, बहुत सी जगह तो अभी भी गांव में ऐसे दूर दराज के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी भी इंटरनेट पहुँच ही नहीं पाया है ना। और विद्युत व्यवस्था की वजह से भी क्या होती है, देखो इंटरनेट, लैपटॉप वगैरह ये सारी चीज़ें किससे चलती है, तो इनके लिए हमें लाइट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और लाइटिंग की अगर प्रॉब्लम है तो 100% आपकी जो ऑनलाइन शिक्षा है वो कहीं ना कहीं उसको इफ़ेक्ट ज़रूर करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो ई शिक्षा की चुनौतियाँ, विशेषताएं सारा कुछ पढ़ लिया है। आई होप आपके लिए जो वीडियो है, क्लास है, काफ़ी हेल्पफुल रहे। आप अच्छे से याद कर लेना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करेंगे उतना ही अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। धन्यवाद।